हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आशा बना देंगे, छोटी टहनियों क्या बिसात हम बरगद को ही हिला देंगे। वो और है जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 तक कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो चलिए, हमारा चौथा चैप्टर है मानचित्र यानी कि मैप्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैप ग्लोब के बारे में पढ़ चुका है। जैसे ग्लोब मानव द्वारा पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। ग्लोब से हमें पृथ्वी की जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन अगर हमें मानचित्र में अगर अब हमें किसी स्थल, भूभाग या शहर या जो भी हैं उसको अगर उनकी जानकारियाँ चाहिए तो हमें उसके लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस मानचित्र के बारे में जानते हैं। देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, अब इस पर हम लोग का मैप मतलब इसको हम लोग का मापना होता है, तो इसको हम लोग गोलाकार इसको गोला करना असंभव है। इसलिए हम लोग एक समतल आकार में मानचित्र का उपयोग करते हैं, समतल भाग पे मानचित्र का आरेख करते हैं, कागज़ पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ये तो बात राइट है, सही है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र जो है हमारी वह विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसकी प्राकृतिक आकृतियाँ है, जैसे पृथ्वी की हमारी पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावाच मानचित्र कहा जाता है। हमारी भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप्स को भी उच्चावाच मानचित्र भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको हम लोग बाद में मैप्स के माध्यम से समझ सकते हैं, अभी आपको हम समझा देंगे। राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स। देखिए, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए, जो हमारी देश की सीमाएं होती है एक दूसरे से मिली हुई होती है, जो हमारे राज्य की सीमाएं होती है, हमारे गांव की होती है, इन सभी को मापने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। मानचित्र के ही द्वारा इन सभी का हिस्सा या मैप के माध्यम से ही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र यानी कि थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। देखिए, जो हमारी खनिज हो गया, हमारी लौह अयस्क हो गया, मतलब कोई भी हो गया, तो उसके लिए भी एक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र के जो हमारी भारत के नक्शा को मान लीजिए बना दिया गया और उसमें दर्शा दिया गया कि हमारी यहाँ पे ये खनिज पाई जाती है और ये सड़क पाई जाती है, तो इसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए, हमारी जो मानचित्र होती है उसकी 3 घटक होती है, दिशा, दूरी और प्रतीक। देखिए, दूरी डिस्टेंस, दिशा डायरेक्शन और प्रतीक सिंबल। तो चलिए हम लोग सिंबल के बारे में जानते हैं, यानी कि डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, दूरी। देखिए, मानचित्र एक आरेखर होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। जो हमारी मानचित्र का एक आरेखर है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके, जो हमारी पूरे विश्व है उसका भाग को उसको एक छोटा करके कागज़ पर दर्शाया जाता है, तथा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। वही एक कागज़ के छोटे से टुकड़े पे खींचे जाते हैं, उसको दर्शाया जाता है, उसको मापा जाता है। मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी की वास्तविकता रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए, देखिए उदाहरण के लिए
आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। यानी हमारे विद्यालय और हमारे घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से दर्शाया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मान लीजिए जो 1 सेंटीमीटर है उसका मतलब हुआ 5 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर यानी कि 10 किलोमीटर। तो रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस पैमाने मानना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। अगर आपको मानचित्र के पैमानों के बारे में जानकारी होती है तो आप किसी भी स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। देखिए, जैसा कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। जो 500 किलोमीटर होता है उसको हम लोग 500 सेंटीमीटर के माध्यम से, यानी कि 1 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसी तरह 5 सेंटीमीटर यानी कि 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। देखिए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। जो हमारी 500 मीटर की दूरी होती है उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर के माध्यम से अपने कागज़ पे, छोटे कागज़ पे अपने गांव, अपने शहर को देखते हैं उस मानचित्र पे बना होता है। देखिए, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र हम लोग कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र से अधिक जानकारी प्रदान करती है। आइए आगे देखते हैं। दिशा यानी कि डायरेक्शन। देखिए, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है, यानी कि उत्तर। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ये 4.2 में दिखाया गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये इनकी बीच की 4 दिशाएं होती है। जो इनकी बीच की दिशाएं है इनकी भी 4 दिशाएं होती है। देखिए, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और तथा उत्तर पश्चिम। आइए हम समझते हैं इनके माध्यम से। देखिए, ये हमारी होगी मैप। ये हमारा हो गया 4 दिशा। ये हमारा हो गया दक्षिण, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। और इनकी बीच की, ये देखिए, इनका बीच हो गया हमारा उत्तर और पूर्व, और इधर हो गया उत्तर और पश्चिम, और इधर हो गया हमारा पश्चिम और दक्षिण, और इधर हो गया दक्षिण और पूर्व। देखिए, यहाँ पे हम लोग का दिखाया गया है दिक्सूचक यानी कंपास। कंपास हमेशा इसकी सुई उत्तर साइड में ही लगा रहता है, जिससे हम लोग का दिशा का निर्धारण सही समय पे सही आकार में कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं प्रतीक यानी कि सिंबल के बारे में। देखिए, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दिखाया। देखिए, जो हमारी मानचित्र होती है वो कागज़ के टुकड़ों पर बने होते हैं, और उस पर हम लोग का जो भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, वृक्ष हो गया, रेल की पटरियाँ हो गई इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से, रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे नीचे में बताया गया है कि रेलवे लाइन को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, और मीटर लाइन को ऐसे समझते हैं, और रेल की जो स्टेशन होती है उसको हम लोग इस तरह के चित्र से समझते हैं। और देखिए, जो हमारे कुआं हो गया, ये हमारा कुआं का निशान हो गया, नदी का निशान हो गया, ये हमारा कुआं हो गया, और ये हमारा तालाब हो गया, ये नहर हो गया, और ये हो गया हमारा पुल। इसी प्रकार सभी को दर्शाया जाता है, आप देख सकते हैं। देखिए, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ मतलब कि पूरे विश्व में एक संगठन है, मतलब राय करके के सभी लोग सहमत हो करके तभी इनको दर्शाया गया है, ताकि कहीं पर भी
कोई परेशानी ना हो। देखिए प्रतीक कहे जाते हैं। आगे देखिए रेखाचित्र। रेखाचित्र यानी कि स्केच के बारे में। रेखाचित्र एक आरेखर है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेप पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखर की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखर बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखर को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखाचित्र कहा जाता है। जाहिर सी बात है, बिना पैमाने से खींचा गया चित्र को हम लोग रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आइए खाका के बारे में जानते हैं। खाका यानी कि प्लान। देखिए एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। देखिए एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। जो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र होती है, सच में इसे हम लोग की बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में दिखाया नहीं जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। उस समय हम लोग अपने से एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसको हम लोग खाका कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का चैप्टर हुआ समाप्त। अगर आपने अभी तक हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आपको जो भी सवाल करना है आप सवाल कर सकते हैं हमसे। कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।